2000 से 3000 वोटों तक एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट हारे हैं, उम्मीदवार हारे हैं, वो भी उनके पक्ष में आ सकता था। यानी कि पूरी तरह से 2010 से भी बुरी स्थिति हो सकती थी विपक्ष की। इस मंत्रिमंडल जो पिछले मंत्रिमंडल थी उसमें बेहतर काम किया था और नीतीश कुमार की सारी योजनाओं का दारोमदार नीतीश मिश्रा को ही जाता है। कठिन परिस्थितियों में चिराग पासवान के राइट विंग के सदस्य रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको भी एक मौका मिलना चाहिए था। आखिर नीतीश मिश्रा ने जो काम किया है उसका श्रेय अब आगे कौन लेगा, नीतीश मिश्रा की लेगेसी को कौन लेगा? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और सबसे पहले उन 27 लोगों को, नीतीश कुमार सहित बाकी के 26 मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई। नई सरकार का गठन हो गया है। काफ़ी उधेड़-बुन, कई तरह के कयास, कई तरह की चर्चाएं और उन चर्चाओं के बीच में अब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का स्वरूप सबके सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दर्जनों की संख्या में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, बिहार के गणमान्य और देश भर से आए लोगों के सामने शपथ ग्रहण हुआ और इस शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार ने अपनी टीम को बिहार की जनता के सामने रखा कि ये टीम अब आगे बिहार के विकास और सरकार का संचालन करेगी। विभागों के बंटवारे आज हो जाएंगे किसी समय, लेकिन इससे पहले बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के अभी भी कहा यह जा रहा है कि खेल बाकी है। कौन सा खेल बाकी है? नीतीश मंत्रिमंडल में मात्र 36 की जगह पर 27 लोग ही क्यों? क्योंकि प्रचंड बहुमत आया है। 202 लोग इन वेटिंग हैं कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कुछ चौंकाने वाली बातें जो हमने आपको बताई थी वो सामने नजर आई हैं। सबसे पहले हम उसकी शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन सा खेल होने वाला है और खेल क्या होना अभी बाकी है, क्यों इस 9 सीटों को बचा करके रखा गया है और वो 9 लोग कौन होंगे जो कि मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत आपको करता हूं आईपी गुप्ता से। आईपी गुप्ता को ऑफर मिला था। आईपी गुप्ता ने कई इंटरव्यूज में यह बात कही है कि लगातार उनसे संपर्क साधे जा रहे हैं। यहां तक कि हम भी इस बात के गवाह हैं कि आईपी गुप्ता को एनडीए गठबंधन में लाने और उनके वोट बैंक को अपनी तरफ स्विच करने के लिए एनडीए गठबंधन पूरी तैयारी कर रहा था। अगर वो होते तो एक सीट और उनके साथ होती और उनके वोटों को अगर जोड़ दिया जाए तो 27 से लेकर के जो 2000 से 3000 वोटों तक एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट हारे हैं, उम्मीदवार हारे हैं, वो भी उनके पक्ष में आ सकता था। यानी कि पूरी तरह से 2010 से भी बुरी स्थिति हो सकती थी विपक्ष की। तो आईपी गुप्ता प्रायोरिटी में है और आईपी गुप्ता को अभी भी एनडीए गठबंधन में लाने की तैयारी चल रही है और इसीलिए बाकी के जो 9 सीटें खाली रखी गई 36 में से वो इंतजार कर रही हैं। जल्दी ही नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का रीशफल भी हो जाएगा और नीतीश कुमार अपनी रणनीतियों, योजनाओं पर जैसे ही सामने आएंगे ये सभी चीजें नजर आएंगी। इसमें बहुत सारे नाम जो हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। इसमें कहीं दूर दूर तक आपको नजर आ रहे हैं क्या? नीतीश मिश्रा, नीतीश मिश्रा की पॉइंट हुआ करते थे। नीतीश मिश्रा को इस बार स्थान नहीं मिला है और उसके पीछे का कारण यह है कि नीतीश मिश्रा ने बहुत तेजी से इस मंत्रिमंडल जो पिछले मंत्रिमंडल थी उसमें बेहतर काम किया था और नीतीश कुमार की सारी योजनाओं का दारोमदार नीतीश मिश्रा को ही जाता है। बात वहीं तक नहीं है, इसके अलावे इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो सिर्फ अपने विभाग को चला रहे थे, लेकिन हरीश सहनी का भी नाम इसमें नहीं है। हरीश सहनी ने भी बहुत अच्छा काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कई लोगों का नाम बताया था कि वो इस बार मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेंगे। दिलीप जायसवाल, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है यह आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के इस मंत्रिमंडल में जो लिस्ट सामने आई है वो अब सबके सामने है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पहले भी थे, जो विभाग उनके पास थे वो विभाग आज भी उनके पास रहेंगे। दूसरा नाम है सम्राट चौधरी का। बट नेचुरल था कि सम्राट चौधरी ने काफी मेहनत किया था और उनको एक बार फिर से उनका जिम्मेवारी जो है वो मिलना था। विजय कुमार सिन्हा, निश्चित रूप से एक सवर्ण को आपको सामने रखना था और विजय कुमार सिन्हा से बेहतर कौन हो सकता है, क्योंकि वो यस मैन है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सेक्टर के। इसके बाद विजेंद्र यादव कोई काटने वाला नहीं था, नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से हैं, यादव चेहरा है, सबसे वरिष्ठ हैं और उनके कारण नीतीश कुमार ने अपना काम भी किया है। बहुत सारी योजनाएं हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री मिली है जिसके कारण वोट में बढ़ोतरी हुई है, वो विजेंद्र यादव के कारण हुआ है। विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के यस मैन हैं और
कई ऐसे कार्य हैं, संसदीय कार्य से लेकर के बाकी सब में नीतीश कुमार के साया की तरह नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, इनका बनना लाजमी था। श्रवण कुमार निश्चित रूप से, मंगल पांडे आगे से फ्रंट से लीड किया है, प्रूफ किया है, और ब्राह्मण चेहरा भी है। अब कितने ब्राह्मणों को क्या करते हैं ये अलग बात है, लेकिन आप फोन करके देख लीजिएगा, बहुत समय पर तो फोन ही नहीं उठाते हैं या उनके लोग काम करते हैं। लेकिन खैर, लंबे समय से वो मंत्रिमंडल में रहे हैं और नीतीश कुमार की टीम के हिस्सा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की टीम का नहीं बोल रहा हूं, नीतीश कुमार की टीम का हिस्सा रहे हैं। काफी वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इस कारण से इनकी भी बनती थी। दिलीप जायसवाल का मैंने बता ही दिया। अशोक चौधरी की बात करें तो निश्चित रूप से अशोक चौधरी ने बड़ा त्याग करते हुए नीतीश कुमार का साथ दिया था, कांग्रेस से आए थे बाहर, तो उसके बाद कई एमएलसी को लेकर के आए थे, बहुत सारी संख्या में लोग आए थे और लंबे समय से नीतीश कुमार के ये भी यशमैन है, संगठन के लिए काम भी करते हैं और काफी एनर्जेटिक भी हैं। तो अशोक चौधरी का होना था। लेसी सिंह, बट नेचुरल है कि लेसी सिंह को होना था। मदन सहनी, इनको दिया गया है। अब आप समझ ही सकते हैं क्यों दिया गया है। मदन सहनी भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है, जबकि इनके बारे में भी कई तरह की बातें कही गई हैं, कई बार उन्होंने विरोध भी किया है, कई बार बाहर भीतर भुए भी हैं, लेकिन मदन सहनी को दिया गया है क्योंकि अति पिछड़ा समाज से आते हैं। नितिन नवीन, कोई संदेह नहीं था, संशय नहीं था, जब लाला का टिकट आप काटिएगा तो एको लाला को तो दीजिएगा ना जी, इसलिए नितिन नवीन। रामकृपाल यादव, निश्चित रूप से यादव चेहरा है, काफी संख्या में यादव आए हैं, और जब आप तेजस्वी यादव को सामने खड़ा करते हैं तो लालू प्रसाद के दो छत्रप, जिसमें से एक चेहरा भी मुझे कम नजर आ रहा है, वो है श्याम रजक का। रामकृपाल यादव को तो फिर से बिहार की राजनीति में स्थापित कर दिया गया, पैवस्त कर दिया गया। जो लालू प्रसाद के राम और श्याम हुआ करते थे, इसमें राम तो आ गए, अब श्याम का इंतजार हो रहा है, देखिए कब आते हैं, क्या होता है। संतोष सुमन एज यूजुअल, कोई इसमें संशय नहीं था। इसके अलावा सुनील कुमार, शिक्षा विभाग और अन्य विभाग इनके पास रहे हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं और नीतीश कुमार के यशमैन है। जमा खान, एकमात्र मुस्लिम चेहरा। संजय टाइगर, बहुत बढ़िया सिलेक्शन है। संजय टाइगर एनर्जेटिक भी हैं, मेहनती भी हैं, और भोजपुर खास करके शाहाबाद के क्षेत्र में जो राजपूत वोटों का ध्रुवीकरण कराने की जरूरत थी, अपने पास रखने की जरूरत थी, उसमें संजय टाइगर एक युवा भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, और इनको मंत्रिमंडल में शामिल करके कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला, भारतीय जनता पार्टी का बेहतर फैसला कहा जा सकता है। अरुण शंकर प्रसाद, एज यूजुअल मौका मिलना चाहिए था। इसके बाद सुरेंद्र मेहता अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन विभाग इनके बदलेंगे। नारायण प्रसाद, इनके बारे में भी वो कहा जाता है कि अच्छा काम कर रहे थे। रमा निषाद, अब इनको लाने के पीछे का पता नहीं इनका क्या योगदान रहा है बिहार की राजनीति में, इनके पति का योगदान, इनके ससुर का योगदान रहा है, लेकिन रमा निषाद का क्या योगदान रहा है ये तो अच्छी तरह से भाजपा के लोग ही बता सकेंगे। जब टिकट नहीं मिला तो पति इनके विद्रोह करके, विरोध करके चले गए थे कांग्रेस में, लोकसभा का चुनाव लड़ा था विरोध में भारतीय जनता पार्टी के, पत्नी को ला करके फिर से राजनीति में प्रवेश और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। पत्नी को पहली ही बार में रमा निषाद को क्यों दिया गया, ये भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। कितना वोट लेकर के आएंगे ये भी देखना होगा। अगर विद्रोही हो गए बाकी के जो निषाद समाज और सहनी समाज के नेता हैं तो क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का, रमा निषाद कितना लेकर के सीट आएंगी। महिला है इसलिए इनको निश्चित रूप से मौका दिया गया है। बात करें लखेंद्र कुमार रोशन की तो बट नेचुरल है कि इनको आना ही था। श्रेयसी सिंह अच्छा चॉइस है, श्रेयसी सिंह को खेल विभाग दिया जा सकता है, और भी कोई विभाग दिया, लेकिन खेल विभाग दिया जाएगा तो ये खिलाड़ी रही हैं तो अच्छी तरह से खेल विभाग को समझ भी सकती हैं। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, यशमैन है, जो नई कमिटी है इसलिए इनका भी होना जरूरी था। बात हम करते हैं बाकी के जगहों की, तो इसमें संजय कुमार पासवान ये बहुत जरूरी थे। लंबे समय से रामविलास पासवान के साथ और तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में जितनी भी बातें हुई, यहां तक कि 2024 में जब गाली गलौज किया गया, जब अपशब्द कहे गए, तो सबसे पहले व्यक्ति थे जो विद्रोह किए थे। इसके अलावा जमुई में मैं पिछले भी बता चुका हूं कि 10 सालों से लगातार चिराग पासवान के क्षेत्र में बेहतर काम किया, उसके बाद भी लगातार पार्टी के संगठन से लेकर के बिल्कुल शांति से सारा काम अपना करते हैं। इनको एक मौका मिलना चाहिए था और इनको मौका चिराग पासवान ने दिया भी है। संजय कुमार सिंह महुआ, जिनकी चर्चा मैं कर रहा था कि इन्होंने पत्थर पे दूब खिलाया है, एक झटके में तेजस्वी और लालू दोनों को नेस्तनाबूद किया है। एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव को पटकनी दी है, वहीं तेजस्वी यादव ने अपने भाई के विरुद्ध एक मजबूत स्तंभ मुकेश रोशन को मैदान में उतारा था, खुद चुनाव प्रचार करने गए थे और दोनों को मात देकर के बेहतर अंतर से जीत करके आए हैं। इसलिए संजय कुमार सिंह का हक बनता था। संजय सिंह महुआ के नाम से विख्यात हैं और
लंबे समय से कठिन परिस्थितियों में चिराग पासवान के राइट विंग के सदस्य रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको भी एक मौका मिलना चाहिए था। हाँ, राजू तिवारी इंतजार कर रहे थे और राजू तिवारी को संगठन की जिम्मेवारी और भी बड़ी जिम्मेवारियां उनको मिलेगी। यहां तक कि उनको, आपको पता ही होगा कि विधायक दल का नेता भी चुना गया, तो उनकी जिम्मेवारी बड़ी है। दीपक प्रकाश, ये कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है। स्नेहलता का नाम चल रहा था, जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, लेकिन दीपक प्रकाश जो एक सीट बचा हुआ था, और आपको याद होगा कि मैंने कहा भी था कि दीपक प्रकाश को या उनकी उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन फैसला अच्छा है। दीपक प्रकाश को उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है अपनी पार्टी और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, और पार्टी की अपनी लेगेसी को बरकरार रखने के लिए एक जरूरत उनको महसूस हुई। यहाँ लेकर के बेटा को आए हैं और ये अब एमएलसी बनेंगे, यानी कि एमएलसी कोटे से हैं। 27 लोगों का नाम हमने आपको बता दिया। ये लोग शपथ ग्रहण कर चुके हैं और नीतीश सरकार के नए छत्रप हैं, नए मंत्रिमंडल के हिस्सा हैं, जो आगे कंटिन्यू करेंगे। 9 लोगों को नहीं शामिल किया गया है। इसमें से कई लोग, आप जैसा समझ रहे होंगे कि बात करें हम सुमित कुमार सिंह, तो चुनाव हार गए हैं, तो इसलिए इनका तो बनता नहीं था। रेणु देवी, मैंने पहले भी कहा था कि रेणु देवी का इस बार टिकट कटेगा। बात नीरज कुमार सिंह की करें तो मैंने पहले कहा था आपको कि नीरज कुमार सिंह इस बार मंत्रिमंडल के हिस्सा नहीं होंगे। बात करें हम नीतीश मिश्रा की, तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी का यही है कि आखिर नीतीश मिश्रा ने जो काम किया है उसका श्रेय अब आगे कौन लेगा, नीतीश मिश्रा की लेगेसी को कौन लेगा। और खास करके चूंकि ब्राह्मण चेहरा है, तो कहीं इसी का तो दंश इनको नहीं मिला है। मंगल पांडे बहुत तेजी से ब्राह्मणों के नेता बन रहे हैं, और नए में नीतीश मिश्रा को कहा जा रहा है कि नीतीश मिश्रा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और नीतीश कुमार के करीब पहुंच रहे थे। बिहार के लोगों के भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पसंदीदा नेता बनते जा रहे थे। अब देखना होगा कि उनकी जो लेगेसी थी, जिसको लेकर के वो चल रहे थे, बिहार के लोगों को बहुत कुछ देना चाह रहे थे, वो आखिर कहां गया, क्या सोच करके उनको इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, इसका कैसे निवारण होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। महेश्वर हजारी एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, ये भी चौंकाने वाली बात है। शीला कुमारी, पर्यटन मंत्री के रूप में उन्होंने बेहतर काम किया था, परिवहन मंत्री के रूप में, और कहीं ना कहीं इस बार उनका भी नहीं होना कहीं निश्चित रूप से चौंकाता है। इसके बाद जनक राम, चलिए उनका भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होना यह भी चौंकाता है। सबसे ज्यादा तो हरीश सहनी का, जो लगातार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को लेकर के मजबूत आधार बना करके चल रहे थे, काम भी उन्होंने अच्छा किया था। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से अपने क्षेत्र में जहां के वो रहने वाले उनको जो जिम्मेवारी दी गई थी, उस जिम्मेवारी में 100% रिजल्ट लाने के बाद भी अगर मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली बात जरूर होती है। वही कृष्णनंदन पासवान की, मैंने कहा भी था, कृष्णनंदन पासवान का इस बार टिकट कटेगा। जयंत राज का मंत्रिमंडल में नहीं होना भी चौंकाने वाली बात है। निश्चित रूप से 9 ही अभी जदयू से आए हैं, तो रीसफल की गुंजाइश नजर आती है। जयंत राज का नहीं होना भी कहीं ना कहीं चौंका रहा है। इसके अलावा रत्नेश सदा, जिनकी मैंने कहा भी था कि कई मामलों पर उनकी किरकिरी हो रही थी, जिनको मंत्रिमंडल से बाहर रहना पड़ सकता है। इसके बाद केदार प्रसाद गुप्ता भारी बहुमत से जीत करके आए। पिछले मंत्रिमंडल में उनको मौका मिला था, लेकिन इस बार उनका जो पद है वो छीन लिया गया है। सुरेंद्र मेहता फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इसके अलावा संजय सरावगी, इनको भी मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है, आते हैं वैश्य समाज से, आपको पता है। ये सारी चीजें, राजू कुमार सिंह को भी इस बार मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। मोतीलाल प्रसाद को तो टिकट ही नहीं मिला था। और बात करें जीवेश कुमार की, तो मैंने पहले ही कहा था जीवेश मिश्रा को लेकर के जिस तरह के विवाद हुए हैं, उस विवाद में उनका टिकट कटना लगभग संभव नजर आ रहा था। लेकिन कृष्ण कुमार मंटू एक ऐसा चेहरा और है जिनका मंत्रिमंडल से बाहर होना कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा लोगों को पच नहीं रहा होगा। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अभी 9 लोगों को आना बाकी है। जेडीयू ने 9 लोगों को अपने हिस्से से, अपने कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल किया है, जिसमें नीतीश कुमार के साथ साथ 8 और लोग हैं। 14 लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, दोनों सुप्रीम लीडर के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी 2, हम से 1 परिवार और आरएलएम से 1 परिवार। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक मंत्रिमंडल का स्वरूप बनाया गया है। इन लोगों को क्या जिम्मेवारी दी जाती है, शाम तक जैसे ही मंत्रिमंडल की घोषणा होगी, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद सब कुछ निकल करके सामने आएगा। लेकिन चौंकाने वाले कुछ नाम अभी भी मंत्रिमंडल में नहीं होना निश्चित रूप से ये इशारा कर रहे हैं
कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को और सोचने की जरूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी थी, बड़े विभाग की जिम्मेवारी थी और उसके आधार पर बिहार के लोगों को एक भरोसा जगा था, एक विश्वास जगा था कि बिहार में रोजगार और कामकाज बढ़ेंगे, फैक्ट्रियां आएंगी, इन्वेस्टर्स आएंगे और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार होगा। खैर, क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386